हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो मेरी कॉमर्स साइड के स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। क्लास 12th के बैंकिंग सब्जेक्ट में एक चैप्टर था और उस चैप्टर का नाम है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट में मैंने आपको 7 तरह के 7 टाइप्स के क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट बताए हैं, जिसमें से एक प्रकार का क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जिसके बारे में मैंने 3 वीडियो पहले से ही अपलोड की हुई है और वो वीडियो चेक मतलब बैंक चेक से संबंधित थी। आज हम लोग क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की कड़ी में आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब होता है बदलना, परस्पर बदलना, विनिमय। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? विनिमय कहते हैं। इसलिए हिंदी में इसका जो नाम होता है दैट इज कॉल्ड विनिमय विपत्र। विपत्र मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा हम किसी वस्तु का या किसी भी चीज का क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, विनिमय करते हैं। इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक है। बिल ऑफ एक्सचेंज को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजों का ज्ञान होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में चेक के बारे में बताया था कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जो चेक होता है उसका उपयोग क्या होता है, इवन क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट परस्पर लेन देन के जरिए को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। किसी व्यक्ति को पेमेंट देनी है और किसी को लेनी है और कैश पेमेंट ना देके आप क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं। और उसी कड़ी में ये सेकंड पॉइंट है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं इस बिल ऑफ एक्सचेंज पर आऊंगा। और इस बिल ऑफ एक्सचेंज को समझाने से पहले एक उदाहरण समझ लेते हैं और वो उदाहरण है कि प्रॉफिट कब होता है और एक्सपेंस कब होता है, एक्सपेंसेस कब होते हैं, खर्चे कब होते हैं, इस बारे में समझने की आवश्यकता है। हम बात करते हैं किसी वस्तु की, एक दुकानदार की इस बात करते हैं। एक छोटा सा दुकानदार है, वो किराने का सामान बेचता है, तो उसको प्रॉफिट कब होगा, उसका एक्सपेंस कब होगा, ये बात करनी बहुत जरूरी है। एक्सपेंसेस कब होगा? एक किराने की दुकान का शॉपकीपर है, वो एक्सपेंस कब करेगा, खर्चा कब करेगा? जब वो सामान को खरीद के लाएगा और अपनी दुकान में भर लेगा। मतलब जब वो क्या करेगा, पहले उसको क्या करनी होगी? परचेज करनी होगी। मतलब पहले सामान को खरीदना होगा और जब वो सामान को खरीदेगा तो उसका क्या होगा? एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस मतलब उसका खर्चा होगा। सामान को खरीद के जब वो अपनी दुकान में भरेगा देन उसके बाद वो क्या करेगा? सेल करेगा। क्या करेगा? सेल करेगा, मतलब उस सामान को बेचेगा। सामान को बेचने के बाद उसको क्या प्राप्त होगा? प्रॉफिट प्राप्त होगा। ये छोटा सा एक एग्जांपल है जो जनरली आप लोगों के डे टू डे लाइफ में उपयोग होता है, जिसे आप लोग भली भांति जानते हैं, पहले से ही परिचित हैं। तो एक्सपेंसेस कब होंगे? किसी दुकानदार के लिए हम बात कर रहे हैं। एक्सपेंसेस होंगे कि जब वो पहले सामान खरीद कर लाएगा कहीं से और फिर उस सामान को वो बेच देगा, तब उसे क्या होगा? प्रॉफिट होगा, मतलब वो सेल करेगा। अब ये जो सेल है, जब वो सेल करेगा तो हम लोग जानते हैं कि सेल कितने तरह की होती है। लगभग सेल्स 2 तरह की होती है। एक तो बात करते हैं कैश सेल की और एक बात करते हैं क्रेडिट सेल की। कैश का मतलब आप जानते ही हैं, एक हाथ से पैसा दिया है, दूसरे हाथ से सामान लिया है। कैश जो सामान, ये मार्कर अगर मैं किसी को बेच रहा हूं तो मार्कर मैं उसको दे दूंगा। ट्रांसफर ऑफ गुड्स मतलब मार्कर मैंने उसे दे दिया और बदले में उससे क्या ले लिया? पैसा ले लिया। दैट इज कॉल्ड कैश सेल। क्रेडिट सेल की तरफ चलते हैं। क्रेडिट सेल किसे कहते हैं? क्रेडिट सेल में है कि जो सामान है, यहां जो सामान है बायर और सेलर के बीच में एक ट्रांजैक्शन होती है
कि सेलर ने कोई सामान किसको दिया, बायर को दिया। यहां पे लिख देते हैं गुड्स। गुड्स मतलब कोई सामान है, वो सेलर ने किसको दे दिया, बायर को दे दिया, और बायर ने उसके बदले सेलर को क्या दे दिया, सेलर को दे दिया कैश। कैश मतलब पैसा दे दिया। इतनी तो जानकारी है, सभी लोग खरीदारी करते हैं। तो बायर ने सामान ले लिया है, सेलर से ले लिया है, और बदले में उसके क्या दे दिया, कैश दे दिया। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, नॉर्मल विनिमय कह सकते हैं। विनिमय के बारे में आप लोग जानते हैं कि बहुत सालों पहले जब मुद्रा के बारे में या पैसे की पूरी तरीके से खोज नहीं हुई थी, या पैसे चलते नहीं थे, या और कोई साधन नहीं था कि हम लोग सामान कैसे लें, तो विनिमय कैसे होता था, सामान के बदले सामान, हम उसे बार्टर सिस्टम कहते थे। लेकिन अब जब मुद्रा का चलन है, देश में मुद्रा चल रही है, तो मुद्रा के बदले हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, सामान प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर हम थोड़ा सा और ध्यान दें, ऐसी स्थिति में यदि सेलर ने सामान किसको दे दिया, बायर को दे दिया, और इस कंडीशन में बायर ने सामान तो ले लिया, लेकिन बायर सेलर से क्या कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, कृपया करके मुझे ये सामान क्रेडिट पर दे दीजिए, मतलब उधार पर दे दीजिए, कुछ दिन के बाद हम इस पैसे को आपको दे देंगे। तो इस प्रकार की जो ट्रांजैक्शन है, उन ट्रांजैक्शन को करने के लिए ही किसका आविष्कार किया गया, कौन से पॉइंट्स को लाया गया सिलेबस में, बिल ऑफ एक्सचेंज को। किसको लाया गया, बिल ऑफ एक्सचेंज को, इस प्रकार की समस्या से शॉर्ट आउट करने के लिए। अब समस्या क्या आ सकती है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यदि बायर जो है पैसा देने के लिए, बायर किसको प्रॉमिस कर रहा है, ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है, प्रॉमिसरी नोट हम लोगों ने पढ़ा दिया है, वो टॉपिक अलग है। लेकिन अगर बायर ने बोला कि मैं आपको 1 महीने के बाद पैसे दे दूंगा, और 1 महीने के बाद ये सेलर बायर के पास पैसे लेने के लिए पहुंचा, तो बायर ने उसको पैसे देने से मना कर दिया, बोल दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तो इनके बीच में डिस्प्यूट होगा, और हो सकता है डिस्प्यूट के बाद सेलर को उसका पैसा ना मिले। तो इस प्रकार की समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए किसका आविष्कार हुआ था, बिल ऑफ एक्सचेंज का आविष्कार हुआ था। अब यहां अगर सेलर को पैसा नहीं मिलता, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स कहते हैं। ऐसा पैसा जो मर जाता है, जो नहीं मिलता। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी स्थिति में सेलर, क्योंकि सेलर ने पहले भी कुछ सामान उधार दिया हुआ है, और संभव है कि उसका पैसा वो मर गया, और इस बार ये वाला बायर सामान खरीदने के लिए गया सेलर के पास, तो सेलर ने बोला कि मैं सामान तो क्रेडिट पे दे दूंगा, लेकिन आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो क्या करना होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज वो लिखना होगा, या उस पर बिल ऑफ एक्सचेंज पर क्या करने होंगे, सिग्नेचर करने होंगे। तब मैं आपको क्या दूंगा, एक सामान, जिस सामान की आपको जरूरत है। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज का जो फंडा है, या जो इसका उपयोग है, वो लगभग अधिकांश इंटरनेशनल ट्रेड पर, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन डोमेस्टिक ट्रेड में भी इसका यूज ज्यादा होने लगा है। इस बात को आप समझिएगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज वास्तव में है क्या, या बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है, वो समझना है। मतलब सेलर यहां सामान दे तो रहा है, उधार दे रहा है, कितने समय के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए सामान दे रहा है, लेकिन उसके बदले में एक डॉक्यूमेंट पर साइन करा रहा है। साइन किस लिए करा रहा है, सिक्योरिटी के लिए, कि भाई भविष्य में आप मुझे पैसा नहीं देंगे, अगर मना कर देंगे तो फिर मैं अपना पैसा किससे मांगूंगा। तो उस पैसे को प्राप्त करने के लिए वो क्या लिखवाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखवाता है। इस बात को समझना है। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या, वो समझने की कोशिश करें। ये सेल्स आपको समझ में आई गई होगी। तो कैश सेल की बात नहीं कर रहा मैं, क्रेडिट सेल की बात कर रहा हूं। तो क्रेडिट सेल करने के लिए लगभग क्या यूज किया जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता है। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज की मैं आपको डेफिनेशन बताने की कोशिश करता हूं। बिल ऑफ एक्सचेंज की जो डेफिनेशन है वो नेगोशिएबल एक्ट 1881,
अंडर सेक्शन 5 एक इसकी डेफिनेशन आई थी, और डेफिनेशन क्या होती है कि इसमें एक व्यक्ति बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है। उस बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा, वो क्या लिखेगा कि भाई इतने पैसे आपको इतने दिन के बाद मुझे देने हैं। ध्यान रखिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक प्रकार का लिखित प्रमाण है, लिखित डॉक्यूमेंट है, और अनकंडीशनल डॉक्यूमेंट है। अनकंडीशनल मतलब शर्त रहित डॉक्यूमेंट है। कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए उसमें कि भाई मैं पैसा, अगर मेरे साथ ये घटना होगी तो मैं पैसे बाद में दूंगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक प्रकार का लिखित पत्र है जो लेनदार और देनदार के बीच में लिखा जाता है। इसमें लिखने वाला बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखकर और समय उसमें निर्धारित कर देता है कि आपको 90 दिन के बाद या 60 दिन के बाद ये पैसे मुझे देने हैं। उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है कि आप दोनों साइन करेंगे, मतलब जो लिख रहा है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिख रहा है वो साइन करेगा, और जिसको पेमेंट देनी है, मतलब जो बायर है, वो भी उसको एक्सेप्ट करेगा, वो भी उस पर साइन करेगा। तो यहां ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि यहां जो बायर है और जो सेलर है, सेलर जो है वो क्या है, ड्रॉवर है। ड्रॉवर मतलब जो बिल ऑफ एक्सचेंज को लिख रहा है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या कर रहा है, लिख रहा है। बायर क्या है, बायर एक्सेप्टर है, या हम उसे कह सकते हैं ड्रॉई। क्या है, ड्रॉई, या एक्सेप्टर भी कह सकते हैं। एक्सेप्ट मतलब जो उसे स्वीकार कर रहा है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। थोड़ा ध्यान से रखेंगे। तो सेलर यहां पे क्या लिखता है, बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखने का काम कौन करता है, सेलर करता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सेलर लिखने का काम करेगा और वो किसके पास भेज देगा, बायर के पास। बायर के पास भेज देगा, बायर उसको एक्सेप्ट करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखी हुई कंडीशन को एक्सेप्ट करेगा और उस पर क्या कर देगा, साइन कर देगा। उस पर क्या कर देगा, सिग्नेचर कर देगा कि हाँ मुझे आपकी ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो डॉक्यूमेंट है ये मुझे एक्सेप्ट है। जो सामान आप मुझे दे रहे हैं उस सामान के बदले मैं इस बिल ऑफ एक्सचेंज पे सिग्नेचर कर देता हूं, और इतने दिन के बाद मैं ये निश्चित धनराशि या निश्चित जो पैसा है वो आपको दे दूंगा, वो मैं आपको पे कर दूंगा। इस बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इसको थोड़ा सा नोट कर सकते हैं आप लोग, अगर किसी को नोट करना है तो। अच्छा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता कैसा है, यहां बिल ऑफ एक्सचेंज को समझने की बहुत ही आवश्यकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज होता कैसा है, दिखने में कैसा है। एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। मैं बीच में, वीडियो के बीच में मैं हट जाऊंगा यहां से, जिससे आप इस बिल ऑफ एक्सचेंज को बना सके। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज का। यहाँ एक्चुअली अमाउंट लिखा होता है ऊपर की तरफ। सपोज करें कि अमाउंट कितना है, अमाउंट जो है लगभग कितना बताया, 10,000 बताया। और बिल ऑफ एक्सचेंज जिस दिन लिखा जा रहा है उस दिन की यहाँ पे क्या लिख दी जाएगी, डेट लिख दी जाएगी। जैसे यहां लिख देते हैं हम 25/3/2020, ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं। डेट लिख देते हैं और स्थान, प्लेस लिख देते हैं, मतलब ये कहां पे लिखा जा रहा है। जैसे सपोज करें कि हम इसे लिख दें गाजियाबाद में लिख दें, ठीक है। और यहां कंडीशन लगाई जाएगी कि हिंदी में लिख देते हैं जिससे समझ में आ जाएगा आपको कि उपरोक्त तिथि, उपरोक्त तिथि मतलब जो ऊपर तारीख लिखी गई है, उपरोक्त तिथि के 90 दिनों के अंदर, 90 दिनों के अंदर मुझे या आदेश अनुसार वाहक को क्या करें, वाहक को भुगतान करें। ध्यान से थोड़ा समझिएगा कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है तो उसमें सबसे ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज का नंबर के कितने नंबर का, जैसे सीरियल नंबर बात करते हैं, उसके बाद वहां पे अमाउंट लिखा जाता है कि भाई 10,000 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज है। यहाँ पे डेट मेंशन की जाएगी, किस डेट में ये लिखा जा रहा है,
प्लेस लिखा जाएगा यहाँ पे कौन सा, कि जहां पे ये लिखा जा रहा है दोनों के बीच में पार्टी जो है, तो इसमें लिखा जाएगा कि उपरोक्त तिथि के, मतलब जो डेट ऊपर लिखी गई है उसके 90 दिनों के अंदर मुझे मतलब जो ड्रॉवर है, जो लिख रहा है, जो सेलर है, या तो मुझे मतलब सेलर को दे दी जाए, या सेलर के द्वारा जिसको आदेश दिया जा रहा है किसी अन्य व्यक्ति को, या आदेश अनुसार वाहक को भुगतान करें, वाहक को भुगतान करें। ये किसको लिखा जा रहा है, यहां पे लिखेंगे सेवा में, सेवा में कोई मिस्टर है, मिस्टर एक्स है, ठीक है। इसका यहां पे हम लोग एड्रेस लिख सकते हैं मिस्टर एक्स का, और ये नीचे अपने क्या कर देगा, साइन कर देगा। और जो सेलर है, जो लिख रहा है, वो यहां पे क्या है, मिस्टर वाई है, वो अपने साइन कहां पे कर देगा, वो यहां पे कर देगा। अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज लिखते वक्त आपको इस पर डाक टिकट की भी आवश्यकता होती है, तो आप डाक टिकट इस पे कहीं पे भी लगा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अगर डाक टिकट नहीं लगाना है तो नॉर्मल गवर्नमेंट की जो ड्यूटी है, जो टैक्सेस है, वो पे करके आप अलग से कोई डॉक्यूमेंट खरीद सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूं स्टाम्प पेपर की, तो आप स्टाम्प पेपर को खरीद के और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसे स्टाम्प पेपर पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो वैध होगा और वो सरकारी होगा। वो रीजन मैं बताता हूं उसका क्या है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का एक एग्जांपल था, एक फॉर्मूला था जो मैंने आपको समझा दिया है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसको मिटा देता हूं मैं यहां से। कोई ए पार्टी है, ए है बायर, बायर मतलब सेल, कोई सामान खरीदने वाला है। बी जो है वो सेलर है, बी क्या है, सेलर है, जो सामान बेच रहा है, उस बात को ध्यान में देंगे। बी सेलर है, तो बी ने कोई सामान किसको दे दिया, बेच दिया, गुड्स लिखेंगे यहां पे, कोई सामान है वो किसको बेच दिया, ए को बेच दिया। इन दोनों के बीच में एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया, विनिमय विपत्र लिखा गया, इन दोनों के बीच में बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया। उस बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या कार्य होगा वो समझने की कोशिश करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दिया गया और इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि लगभग 90 दिन 90 डेज के अंदर अंदर ए जो है वो पैसा किसको देगा, बी को देगा, क्योंकि वो बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा है कि 90 दिन के अंदर अंदर ये भुगतान मुझे करें। तो बी क्या कर सकता है कि बी जो है उस बिल ऑफ एक्सचेंज में किसी तीसरे आदमी का भी नाम लिख सकता है, कि भाई ए को ये बोलेगा कि भाई जो सामान मैं आपको दे रहा हूं उसका पैसा आपको बी को नहीं, मतलब मुझे नहीं देना, वो पैसा आप किसी थर्ड पर्सन को दे दीजिए। वो थर्ड पर्सन कौन है, वो थर्ड पर्सन मान लेते हैं कोई सी है। वो थर्ड पर्सन क्या है, सी है। तो 90 दिन के बाद ये जो पैसा है, जो ए है, वो ए पैसा किसको दे सकता है, वो सी को दे सकता है, क्योंकि ये बात किस में लिखी गई थी, बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखी गई थी कि आदेश दिया था कि आदेश अनुसार सामान तो मैं दे रहा हूं लेकिन पैसा आप किसको दे देना, सी को दे देना। एक ही बात रहेगी। सी जो है उस बिल ऑफ एक्सचेंज के अमाउंट को किसको ट्रांसफर कर सकता है, डी को ट्रांसफर कर सकता है। यहां पे हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं, एंडोर्समेंट। क्या लिख सकते हैं, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट ऑफ चेक के बारे में मैंने एक हेडिंग एक वीडियो बनाई है जो YouTube पर पहले से ही अवेलेबल है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। और एंडोर्समेंट अनलिमिटेड टाइम किया जा सकता है, कितनी बार भी एंडोर्समेंट किया जा सकता है, पार्टी कितनी भी हो सकती है। लेकिन ये एंडोर्समेंट कब तक हो सकता है, एंडोर्समेंट बिफोर मैच्योरिटी डेट। बिफोर मैच्योरिटी डेट मतलब पेमेंट की जो डेट है उससे पहले पहले उसका एंडोर्समेंट कितनी भी बार हो सकता है। अब यहां समझने की कोशिश क्या करेंगे कि 90 दिन के बाद अब एंडोर्समेंट का जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो किसके पास है अवेलेबल, वो डी के पास है, क्योंकि पेमेंट लेने का जो अधिकार है वो किसको है, डी को है। तो 90 दिन के बाद जब उसका टाइम पूरा हो जाता है तो ये ए किसके पास जाएगा, ये डी किसके पास जाएगा, ए के पास जाएगा, बोलेगा कि भाई साहब पैसे दे दीजिए मेरे को। तो ए बोलेगा कि आप कौन, तो डी जो है उसको वो बिल ऑफ एक्सचेंज दिखाएगा कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, पेमेंट आपको देनी थी। तो वो सारी चीजें चेक करने के बाद ए क्या काम करेगा, ए पेमेंट किसको कर देगा, ए पेमेंट कर देगा डी को। तो वो जो केस है, जो ट्रांजैक्शन है, जो अकाउंट है, वो क्या हो जाएगा, सबका लगभग क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में ये जो ए है ये पैसा देने के लिए मना कर दे,
उस बात को डिसऑनर कर दे, उसका अनादरण कर दे। डिसऑनर का मतलब है कि चेक देने के लिए मनाही कर दे कि नहीं भाई मैं पैसा नहीं दूंगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो डी है, इस डी को बिल ऑफ एक्सचेंज कहां से प्राप्त हुआ था? सी से। तो ये डी क्या कर सकता है? इसके ऊपर केस कर सकता है, सी के ऊपर केस कर सकता है, और वो ए के ऊपर भी केस कर सकता है, यहां तक कि वो बी के ऊपर भी केस कर सकता है। हम यहां कह सकते हैं ही कैन sue ऑन ऑल पार्टीज। प्रायर पार्टीज तो यहां पे आएगी कि सी के ऊपर भी केस कर सकता है। केस का मतलब यह है कि वो केस करके अदालत में, कोर्ट में, और अपने पैसे को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में कि जो क्रेडिट सेल होती है, क्रेडिट सेल को सिक्योर करने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या किया जाता है? लिखा जाता है। यहां समझने की कोशिश करें। तो उम्मीद करता हूं कि लॉजिकल आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आगे की तरफ चलते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज लिखते वक्त हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, या इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वो बात को ध्यान में रखेंगे। तो पहली विशेषता तो यह है कि ये एक लिखित पत्र है, ये एक लिखित डॉक्यूमेंट है। यहां इसको पूरा कर लेते हैं। ये क्या है? एक ये लिखित डॉक्यूमेंट है। ओरल काम नहीं चलता कि मैं 2 महीने बाद आपको ये पैसे दे दूंगा, तो उसमें सिक्योरिटी थोड़ा कम है। ये है एक लिखित पत्र। लिखित पत्र मतलब एक राइटिंग डॉक्यूमेंट है जो किस किस के बीच में होता है? ड्रॉवर और ड्रॉई, मतलब लेखक, एक तो सेलर के बीच में और एक बायर के बीच में, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसे हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। दूसरा है लेखक के हस्ताक्षर बहुत जरूरी है। सेलर जो सामान बेच रहा है वही तो बिल ऑफ एक्सचेंज लिख रहा है। अब वो बिल ऑफ एक्सचेंज लिख रहा है तो उसके सिग्नेचर होने बहुत ही आवश्यक है। वो अपने साइन करेगा, और साइन करने के बाद वो किसके पास भेज देगा? जो पेमेंट देगा, मतलब ड्रॉई के पास भेज देगा। थर्ड हेडिंग जो है वो लिखी हुई है शर्त रहित आज्ञा पत्र, अनकंडीशनल। शर्त रहित आज्ञा पत्र का क्या मतलब है? कि कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए कि 90 दिन के बाद मैं पेमेंट दे दूंगा, लेकिन यदि मेरे घर में कोई शादी आ गई तो मैं पेमेंट नहीं दूंगा। आप समझ रहे हैं? या उस दिन बैंक बंद हुआ, या उस दिन छुट्टियां पड़ गई, या मैं कहीं बाहर चला जाऊं तो मैं पेमेंट बाद में दे सकता हूं। इस प्रकार की जो कंडीशन है, इस प्रकार की जो शर्त है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज में नहीं लिखी होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए, या होती ही नहीं है। उसके बाद है विनिमय का माध्यम। विनिमय के बारे में मैंने बताया कि सामान के बदले पैसा, सामान के बदले पैसा, पैसा दिया और सामान लिया, तो वो तो स्थिति होगी कैश सेल की। और क्रेडिट सेल के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि सामान तो दिया, लेकिन सामान के बदले क्या ले लिया? बिल ऑफ एक्सचेंज ले लिया। पेमेंट तो मिलेगी, लेकिन वो बिल ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से मिलेगी। तो ये विनिमय का माध्यम है। उसके बाद है प्रतिफल प्राप्त हुआ। इस प्रकार का जो शब्द है प्रतिफल प्राप्त का हुआ, कि प्रतिफल प्राप्त का क्या मतलब है? कि जब लेखक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेगा तो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखने के बाद उस पर अपने साइन कर देगा जो सेलर है, और उस लेटर को कहां भेज देगा? बायर के पास। और बायर से बोलेगा कि ये सारी शर्तें, मैं सॉरी शर्तें नहीं, मैंने इसमें दिन लिख दिया है, तारीख लिख दी है, अमाउंट लिख दिया है, आप इसको पढ़कर इस पर साइन कर दीजिए। तो बायर उस पर जो है सिग्नेचर कब करेगा? जब उसको सामान मिल गया होगा। भाई जब बायर ने सामान ले लिया तभी तो वो उधार सामान खरीद रहा है, तो सामान तो ले लिया, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज पर साइन करेगा तो वो साइन कब करेगा? जब उसको सामान मिल जाएगा। तो ये शब्द भी उसमें लिखा होना चाहिए, प्रतिफल प्राप्त। जिस बदले में ये बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जा रहा है, जिस कारण से वो प्रतिफल मुझे प्राप्त हो गया है, देन उसके बाद क्या होगी? स्वीकृति होगी। स्वीकृति किसकी होगी? बायर की स्वीकृति होगी कि हाँ आई एक्सेप्ट दिस बिल ऑफ एक्सचेंज, कि मुझे सामान मिल गया है और मैं इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता हूं, और आफ्टर 90 डेज आई विल पे ऑल मनी, कि सारे पैसे मैं 90 दिनों के बाद या 90 दिनों के अंदर आपको क्या कर दूंगा? पे कर दूंगा। या तो इस पर टिकट लगा सकते हैं, उसकी वैल्यू के बराबर, जितने की उसकी वैल्यू है उसी हिसाब से उस पर डाक टिकट लगा सकते हैं। या फिर उस बिल ऑफ एक्सचेंज को हम कहां पे लिख सकते हैं? स्टाम्प पेपर पर लिख सकते हैं, जिससे उसकी सिक्योरिटी के साथ साथ वो एक केस करने के माध्यम से या सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट के माध्यम से बन सके। उस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ विशेषताएं थी, कुछ एग्जाम्पल थे विनिमय विपत्र के। अच्छा, इसकी पार्टीज कितनी होती हैं उस बारे में बात करनी जरूरी है। पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज यहां लिख सकते हैं, या इसको हिंदी में लिख सकते हैं पक्षकार। क्या लिख सकते हैं? पक्षकार। पक्षकार में मतलब पार्टीज,
कि बिल ऑफ एक्सचेंज लिखते वक्त कौन कौन से पक्षकार इसमें शामिल होते हैं। तो नंबर पहला कौन होता है? ड्रोवर। मुख्य रूप से तो इसमें दो ही पार्टी होती है, एक सेलर, ड्रोवर। यहाँ पे मैं सरलता के लिए क्या लिख देता हूं? सेलर लिख देता हूं, क्योंकि लिखने वाला कौन है? लिखने वाला उसको सेलर ही होता है। उसके बाद दूसरा होता है ड्रॉई। कौन होता है? ड्रॉई होता है। और ड्रॉई वास्तव में कौन होता है? बायर होता है। बायर होता है ड्रॉई, जो देनदार होता है। और यहां एक तीसरा पॉइंट हम लोग प्राप्तकर्ता का भी लगा सकते हैं, जो आहर्ता है या जो एंडोर्सी है। कभी कभी मैंने बताया था ना एंडोर्सी, कि यदि सेलर ये बोल दे कि आप पेमेंट मुझे मत देना, थर्ड पार्टी को जाके देना, तो वो एंडोर्सी भी हो सकता है। पार्टीज के बारे में कुछ डिस्कस कर रहा था मैं। तो आज मेरे द्वारा जो चीजें बताई गई हैं, जो हेडिंग्स बताई गई हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और अगर किसी हेडिंग में, किसी पॉइंट में कोई समस्या आ रही है बिल ऑफ एक्सचेंज को समझाने में, समय कम होने के कारण हमें अपनी वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करना पड़ता है, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है, तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर कोई हेडिंग आपको पता करनी है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर वो क्वेश्चन पूरा लिख दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका वो क्वेश्चन का आंसर आपको बता दूं या आपको शेयर कर सकूं। और हमारे चैनल को आप लोग ग्रीनफील्ड एकेडमी को लगातार सब्सक्राइब करते रहें, और मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। और एक इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन ये है कि हमारी एक सीरीज चल रही थी महात्मा गांधी जी के ऊपर। तो जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिनका नाम महात्मा गांधी था, हमारे देश के राष्ट्रपिता, उनके विषय में एक बायोग्राफी की सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है। आप सब लोग जाकर उसे सुने, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वो सीरीज देखने के बाद बहुत से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। आगे आने वाली वीडियो के इंतजार तक नमस्कार।